उत्तर का आकाश पार्ट 1। इतना ऊंचा कुचक कर मत देखो बाबा, नहीं तो खाई में जा गिरोगे। रोज़ की तरह आज भी वहाँ कुछ बादल हैं, थोड़ी सी धूप है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब वहाँ कुछ नया नहीं होने वाला, क्यों जान जोखिम में डाले दूरबीन लिए फिरते हो। नाश्ते की प्लेट मेरे सामने रखते हुए जब होटल के लड़के ने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई, तब मेरा ध्यान बरबस उसकी तरफ चला गया। पिछले 3 दिन से जब से मसूरी में रुका हूँ, नाश्ता करने इसी होटल में आ जाता हूँ और बिला नागा प्रतिदिन उस व्यक्ति को दूरबीन के सहारे आकाश में कुछ टटोलते पाता हूँ। भूरे रंग का ओवरकोट और काले रंग की टोपी के नीचे कुछ तलाशती हुई खामोश आँखें, आँखों के इर्द गिर्द झुर्रियों जैसी सिकुड़न, उसके थोड़ा नीचे गुलाबी गालों पर कुछ अधिक लाल चकत्ते, गले में सस्ती सी दूरबीन, पैरों में मोटा काला जूता, उम्र कोई 50 से 55 के आसपास। अपने भीतर उमड़ती कौंध से पूरी तरह जकड़ा हुआ किंतु बेखबर। पिछले 1 हफ्ते से इस रूप में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं उस लड़के से पूछता हूँ, कौन है ये? प्रकृति प्रेमी लगते हैं। काहे के प्रकृति प्रेमी बाबूजी? मसूरी के आकाश में तिब्बत की हवा खोजते हैं। कौन समझाए इन्हें कि हवाएं भी कैद होती हैं, नहीं आ सकती हैं सुकून देने। तुम तड़पते रहो जीवन भर उस ठंडी सुरसुरी के लिए। लड़की की आवाज़ देने पर वह व्यक्ति होटल में आकर मेरे सामने वाली बेंच पर बैठ जाता है। लड़का आलू का पराठा और दही उस व्यक्ति के सामने रख देता है, जिसे वह सिर नीचा करके धीरे धीरे खाने लगता है। अपनेपन का एक टुकड़ा एहसास ही तो तलाशता है वह आकाश में, जिसे न पाने की लाचारगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। झेप मिटाने की खातिर वह उस लड़के पर ही गुर्राया। पराठे को ठीक से सेका भी नहीं है, कच्चा है, पेट में दर्द होगा तब क्या तू दवा करवाएगा? क्यों चिल्लाते हो बाबा? पराठा ठीक से सिका है, तुम्हारा मन खराब है इसलिए पराठा कच्चा लग रहा है। क्या खाक सिका है, देखते नहीं, एक भी चित्ती नहीं पड़ी है। अच्छा बाबा, दूसरा देता हूँ, उसे छोड़ दो। लड़का अपनी झुंझलाहट को दबाता हुआ दूसरा पराठा लाकर उसकी प्लेट में रख देता है। वह व्यक्ति पराठा खाने लगता है, किंतु उसके चेहरे पर निराशा और बेचारगी के भाव साफ झलक रहे हैं, जिसे छिपाने के लिए वह ठंड से सिकुड़ने का अभिनय करने लगता है। मैं ऑडिट दौरे पर 1 हफ्ते के लिए मसूरी आया हूँ। आज छुट्टी है, सोचा मसूरी घूमूंगा, किंतु अब मेरी जिज्ञासा इस व्यक्ति के प्रति बढ़ गई है। इस व्यक्ति से बात करने की इच्छा हो रही है। जानना चाहता हूँ कि किन यादों से जूझ रहा है, कौन सी पीड़ा इसे चैन से रहने नहीं देती। आकाश में किसको तलाशता रहता है। यूँ तो वो ऊनी कपड़ों का बंडल लिए इस होटल में आ जाता है और होटल पर आने वाले ग्राहकों को ऊनी कपड़े बेचने का प्रयास करता है, किंतु उसकी बेचैन निगाहें आसमान की तरफ ही उठती रहती हैं, जिससे वह विक्रेता कम बेसब्र खोजी अधिक जान पड़ता है। मैं उससे बात करने का सिरा तलाशने लगता हूँ। अचानक मेरी नज़र उसकी गठरी नुमा दुकान पर पड़ती है। मेरी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अच्छा विषय है बात शुरू करने का। मैं अपनी जगह से उठकर उस व्यक्ति के करीब जाकर बैठ जाता हूँ। पहले तो व्यक्ति थोड़ा सकपकाता है, फिर एक उड़ती नज़र मुझ पर डालता है। मैं भी मुस्कुरा कर उसका स्वागत करता हूँ। बातचीत शुरू करने का यह अवसर हाथ से निकल न जाए, इसलिए झट से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप ऊनी कपड़े बेचते हैं क्या? संक्षिप्त सा उत्तर। मैं हताश होता हूँ, लेकिन एक और प्रयास। मुझे एक स्वेटर चाहिए, एकदम गर्म। वह पहले तो मुझे देखता है, फिर हाँ में सिर हिला देता है, जैसे कहना चाहता हो रुको, खा लेने दो, फिर दिखाता हूँ। मुझे स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो बोल पड़ा हूँ, इसलिए देखना पड़ेगा। देखना क्या, लेना भी पड़ सकता है। स्वेटर लूँगा तभी तो कुछ देर तक बात कर पाऊँगा और उसकी गहरी पीड़ा का धागा जो अब मेरे मन में उलझ गया है सुलझा पाऊँगा। मैं नाश्ता करने ही निकला था, पता नहीं जेब में स्वेटर खरीदने भर के पैसे हैं भी या नहीं। मैं जेब टटोलता हूँ, आश्वस्त होता हूँ कुछ तो है, स्वेटर ना सही, मोजा कनटोपा आदि ही खरीद लूँगा। व्यक्ति इत्मीनान से खा रहा है। होटल में 2-4 लोग
और आ गए हैं। लड़का पराठा सेकने में व्यस्त है। बड़ी सी भट्टी के पास ढेर सारे आलू उबाल कर रखे हैं। एक महिला उसे छील कर पराठे में भरने के लिए तैयार कर रही है। होटल के सामने थोड़ी दूरी पर एक टीला है। 16-17 साल का एक लड़का टीले पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की धुन बड़ी मोहक है। टीले से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास बैठी एक पहाड़ी लड़की उस लड़के को टुकुर टुकुर ताक रही है। लड़के के पास काले रंग का झबरे बालों वाला एक कुत्ता बैठा है। आज आकाश में बादल हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर हल्की धूप दिख जाती है। मैं आकाश में देखने लगता हूँ, वहाँ जहाँ वह व्यक्ति देख रहा था। उसकी खोज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। वह व्यक्ति क्या खोज रहा था, यह तो उससे बात करने के बाद ही ज्ञात होगा। मैं उस व्यक्ति की तरफ देखता हूँ। उसका नाश्ता हो चुका है। वह हाथ मुँह धो रहा है। मैं अधीर हो उठता हूँ। वह वहाँ से उठता है, ऊनी कपड़ों का बंडल लाकर मेरे सामने रखकर खोलता है। हाँ बाबूजी, देखिए कैसा स्वेटर चाहिए। सब प्योर ऊन के हैं, एकदम गर्म। यहाँ मसूरी की ठंड में प्योर ऊन ही पहनना पड़ता है बाबूजी, फिर भी दांत किटकिटाते रहते हैं। देखिए ये पीले रंग का मेरे हिसाब से खूब फबेगा आप पर। मैं उसे बीच में ही टोकता हूँ। तुम हिंदी अच्छी बोल लेते हो। हाँ बाबूजी, जमाना हो गया यहाँ रहते हुए, सीख गया हूँ। वह पीला स्वेटर हाथ में उठाकर खोल लेता है और झटक कर मुझे दिखाता है। रंग डिजाइन दोनों अच्छा है बाबूजी, लीजिए हाथ में पकड़कर तो देखिए। मैं स्वेटर हाथ में लेता हूँ। अच्छा तो है, लेकिन मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। वो दूसरा नीचे जो सफ़ेद रंग का है। अरे बाबूजी, इसकी तो बात ही निराली है। सफ़ेद रंग जिसे पसंद हो उसको तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। देखिए ये तो सबसे बढ़िया है। अब तक उदास और शांत दिखने वाला वह व्यक्ति कपड़ों का बंडल खोलते ही ठेठ विक्रेता हो गया है। मैंने सफ़ेद स्वेटर का दाम पूछा। 350 रुपये। स्वेटर की ज़रूरत तो नहीं थी, किंतु उस व्यक्ति का बेचने का उत्साह और उससे बात करने की अपनी गहरी इच्छा के कारण मैं स्वेटर खरीद लेता हूँ। व्यक्ति खुश हो जाता है। अब उसकी अलसाई और उदास नज़रें कुछ चंचल हो जाती हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हो? बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने पूछा। कुछ निश्चित नहीं है बाबूजी। कभी कभी तो कई स्वेटर बिक जाते हैं, टोपी मोजे आदि भी बिक जाते हैं, किंतु कभी कभी तो एक आध पर ही संतोष कर लेना पड़ता है। खरीद कर बेचते हो कि घर में बुनते हो? खरीद कर बाबूजी। पहले मेरी घरवाली दिन भर स्वेटर बुनती थी, लेकिन अब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। यहाँ बहुत शोर है, चलो बाहर उस बेंच पर बैठकर कुछ गपशप करें। मैं उसे होटल की भीड़ से दूर एकांत में लाना चाहता हूँ, ताकि सहजता से उसके अतीत में प्रवेश कर सकूँ। वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरे साथ बाहर आ जाता है। लगता है उसे भी मेरे जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा थी। मैं उसे कुरेदता हूँ। एक स्वेटर पर कितना मुनाफा कमा लेते हो? घर के बुने स्वेटर पर तो अच्छा कमा लेता था, किंतु अब तो 25-30 रुपये से अधिक नहीं मिलते। तुम मन लगाकर बेचते भी तो नहीं हो। अब मैं अपने उस प्रश्न पर आ जाता हूँ जिसके लिए इतनी देर से भूमिका बना रहा था। बेचता तो हूँ बाबूजी, क्या करूँ? माल रोड के पास पर्यटकों की अच्छी भीड़ रहती है, वहाँ बेचूँ तो अधिक बिकें, किंतु वहाँ से उत्तर का आकाश साफ साफ नहीं दिखता। इसलिए मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, आप जैसे कुछ शौकीन लोग ही यहाँ आते हैं। ऐसा क्या है उत्तर के आकाश में जिसके लिए तुम अपने धंधे पानी तक का नहीं सोचते हो? बस यूँ समझ लिए बाबूजी कि रूह कैद हो गई है वहाँ। लगता है अतीत गहरी पीड़ा में बीता है। बीता क्या है, अतीत की तहों में आज भी अंगारे दबे हैं बाबूजी। अगर तुम उचित समझो तो कुछ खुलकर कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। व्यक्ति के झुर्री भरे चेहरे पर कुछ रेखाएं उभरी। उसने आँखों को थोड़ा सिकोड़ा, मानो स्मृति की परतों को खोलने का प्रयास कर रहा हो। फिर एक लंबी सांस ले अत्यंत बोझिल और धीमी आवाज़ में बताना शुरू किया। मैं तिब्बती हूँ बाबूजी।
पिछले 30 साल से आपके देश में रह रहा हूँ। शुरू के 5 वर्ष उत्तरकाशी शहर के पास एक गांव में रहा, फिर पेट के जुगाड़ में मसूरी आ गया। 25 वर्षों से यहीं हूँ। जब मेरे देश को विदेशियों ने हथियाया तब हजारों परिवार वहाँ से भागकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। मेरे पिता जिद के पक्के थे, मरेंगे तो अपनी ही मिट्टी में। तिब्बतियों की आत्मा बड़ी निर्मल होती है बाबूजी, किंतु अपनी रक्षा के लिए वो भी एकजुट हो जाएं, योजना बनाने लगें। तिब्बत की धरती से हान चीनी सैनिक को भगाने की योजनाएं। हान मुट्ठी भर उत्साही तिब्बतियों पर भारी थे। वो अचानक धावा बोलकर हमारे जवानों को पकड़ लेते थे, बहुत मारते थे। मार खाते खाते कुछ लोगों पर से देशभक्ति का नशा उतर जाता था। मैं तब बच्चा था, लेकिन रात के अंधेरे में इधर से उधर छिपते छिपाते विद्रोही तिब्बती जवानों की खुसर पुसुर से मैं बात की गंभीरता का अंदाज़ा लगा लेता था। मेरे पिता उन उत्साही तिब्बतियों में से थे और इसलिए हान की शक की नज़रें सदा मेरे घर की तरफ उठती रहती थीं। जब तक मेरे घर की तलाशी होती थी। एक बार तो पिता को पकड़कर ले गए, 2-3 दिन बाद छोड़े। पिता के पूरे शरीर पर मार के निशान थे। ना जाने क्या उगलवाना चाहते थे उनसे। माँ पूछती रहीं, किंतु पिताजी ने माँ से सब कुछ छिपा लिया। बोले सामने वाली पहाड़ी से लुढ़क गया था, इसलिए इतनी चोट लग गई। माँ ने पिता की बात चुपचाप सुन ली, किंतु मन ही मन सब समझ गई थी। समझती कैसे ना, पिता की उधड़ी पीठ सब कह देती थी बाबूजी। माँ रोती थी, कभी कभी पिता को समझाती थी, शांत रहो, अब कुछ नहीं होगा। उनकी ताकत हमसे हजारों गुना अधिक है, किंतु पिता ना सुनते। धीरे धीरे हम भी युवा हो रहे थे, बड़ों के विद्रोह सिरे से कुचले जा रहे थे। फिर भी हम उसी राह पर चलने को तत्पर हो गए। थामे मेरा मित्र था, हट्टा कट्टा नवजवान, पानीदार आँखें, भावपूर्ण चेहरा पर आग थी कि उसके भी सीने में धधक रही थी। हमारे घर में बहुत सी भेड़ें थीं, जिन्हें चराने हम ऊंची पहाड़ियों पर निकल जाते और वहीं हान को देश से भगाने की तरह तरह की योजनाएं बनाते। माँ अब अधिक भयभीत रहने लगी थी। पति की तरह बेटा भी बेमतलब के कामों में उलझ गया। व्यक्ति कुछ चुप हुआ। उसकी वीरान एवं गहरी आंखें ऐसी लग रही थी मानो समूचा दुख उन आंखों में समाया है। होटल में नाश्ता करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। टीले पर बैठा लड़का अभी बांसुरी बजा रहा है। कुछ दूरी पर बैठी वह पहाड़ी लड़की अभी उस लड़के को टुकुर टुकुर ताक रही है। एक गहरी सांस लेकर व्यक्ति फिर से बोलना शुरू कर देता है। थामे की 2 बहनें थीं। बड़ी बहन बला की सुंदर थी। सुंदर छोटी भी थी, किंतु बड़ी से 19 ठहरती थी। बड़ी की आंखों में मेरे लिए भाई जैसा प्रेम तैरता था। मैं उस प्रेम का तिरस्कार न कर सका। छोटी का नाम सोमम था। वह बड़ी चंचल थी। उसकी शोख निगाहें मुझे अपनी तरफ खींचती थीं। मैं अक्सर उससे मिलने थामे के घर चला जाया करता था। उसके घर एक घोड़ा था। दोपहर में सोमम उसके लिए घास काटने आसपास की पहाड़ी पर जाती थी। मैं वहाँ भी पहुँच जाता था। घंटों उसके साथ रहकर भी मन न भरता। मैं सहचरी के रूप में उसे चुनना चाहता था। थामे और उसके माँ बाप को यह बात पता थी। उन्हें कोई ऐतराज़ भी नहीं था, लेकिन पहले उन्हें बड़ी लड़की के लिए रिश्ते की तलाश थी। एक दिन दोपहर में जब बहुत ठंड थी और बादलों के कारण सूरज अपनी किरणों को ठीक से फैला भी नहीं पाया था, थामे मेरे घर आया। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे, किंतु खुशी थी कि उबल उबल कर पड़ रही थी। आते ही वह मुझे पकड़कर नाचने लगा। माँ, पिता और मैं तीनों ही उससे इस खुशी का कारण पूछते रहे, लेकिन जब वह मुझे नचा नचा कर थक गया तब कहीं जाकर बताया कि उसकी बड़ी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और मुझे भी खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अब रास्ता साफ हो गया है। पिता बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोले, इतनी सी बात पर इतना खुश? मुझे तो लगा कि हान हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं। यह खुशखबरी देने आया है। वो भी जाएंगे, चिंता क्यों करते हैं। इस समय तो आप सभी मेरे घर चलिए, एक साथ बैठकर चैंड तिब्बती चाय पियेंगे। थामे की खुशी छलक छलक पड़ रही थी। उसके घर के अगले कमरे में 2 बड़ी कढ़ाई में कोयले जलाकर रखे गए थे। हम सब वहीं बैठ गए। थामे की माँ ने सबको चैंट दिया।
गपशप करते दोपहर कब गुजर गई और शाम कब फैल गई पता ही न चला। शाम को भी थामे ने हम लोगों को आने न दिया, बल्कि वह तो पड़ोस के दोरजे परिवार को भी बुला लाया। दोरजे परिवार में दोरजे पति पत्नी के अतिरिक्त 4 बच्चे थे। कड़ाके की ठंड थी। थामे की माँ बार बार कोयला सुलगाती, लकड़ियाँ जलाती, किसी तरह हमारे कमरे को गर्म करने का प्रयास कर रही थीं। दोरजे की 2 लड़कियाँ थामे की बहनों की ही उम्र की थीं। थामे की माँ ने रात के भोजन का आग्रह किया। मेरी माँ ने मना किया, किंतु शीघ्र ही हम सब मान गए, क्योंकि हमारी भी इच्छा वहाँ से उठने की नहीं हो रही थी। लड़कियों ने मिलकर थुकमा, तिब्बत का एक खाद्य पदार्थ बनाना शुरू किया। पानी में आलू और सेवई उबल जाने के बाद जब उसमें भेड़ के मांस के टुकड़े डाले गए, तब मेरी माँ को अपने भेड़ों का ध्यान आया। उन्होंने मुझे भेड़ों को सुरक्षित घर के अंदर करने के लिए भेजा। रात अभी अधिक नहीं बीती थी, किंतु गांव में सन्नाटा छा गया था। बर्फीली हवाओं से शरीर की हड्डियां तक कांप रही थीं। उजाली रात में पहाड़ों के शिखर चांदी के समान चमक रहे थे। चारों तरफ धुआं धुआं सा फैला लग रहा था। भेड़ों को कमरे में करके मैं थामे के घर लौटने ही वाला था कि उसके घर से महिलाओं की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं हतप्रभ था। अचानक ये क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था। मुझे लगा हो ना हो हान आ गए होंगे, कहीं से खबर पा गए होंगे कि कई परिवार मिलकर उनके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं थामे के घर की तरफ भागा।